हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्य एकेडमिक क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फोर्थ, मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास एट्थ का चैप्टर है और आज हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने डेली लाइफ में देखा होगा बहुत सारे तरह के मटेरियल्स हमारे चारों ओर मिलते हैं, जिनमें से कुछ गैसेस हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हमारे चारों ओर देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो आप देख सकते हो क्लास फोर्थ की, ये एट्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि एक मेटल और नॉन मेटल इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे आसपास सब तरफ के जितने भी मटेरियल होते हैं, उसमें कैटेगरी है मेटल्स और नॉन मेटल की। यही हमारा चैप्टर है। तो आपने देखा होगा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मटेरियल हैं जो हमारे जनरली चारों तरफ देखने को मिल जाते हैं मेटल्स की कैटेगरी में। अब मेटल्स की अपीयरेंस और हार्डनेस, इसके बेसिस पे हमने कुछ एक कॉलम बनाया। आप देख पा रहे हो टेबल 4.1 में। इसमें आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। इसमें से कुछ जो हैं वो मेटल है और कुछ नॉन मेटल है। अब इनकी अपीयरेंस शाइनी है या डल है, हार्डनेस कैसी है, वेरी हार्ड है या सॉफ्ट है, किस तरह का इनकी हार्डनेस है, इसके बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब आयरन आपने देखा है, आयरन शाइनी होता है। ठीक, इसके बाद कोल, कोल डल है। सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर सिमिलरली। ठीक है, हार्डनेस भी आप जानते हो, आयरन इज हार्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हो। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। तो यहाँ पे आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, कोई भी मैटर है हमारे चारों चारों ओर, तो आप देख पाते हो वहां पर तीन तरह के मटेरियल हमें स्पेशली मिलते हैं। एक्चुअली उनकी फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड मीन्स उसके जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पास होते हैं, तो वो हार्ड भी होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो वो फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि वो फ्लो करता है। इसके बाद गैस, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम आते हैं। तो मेटल्स आर सब, ये जितने भी मेटल और मेटल्स हैं ये सब के सब आते हैं सॉलिड की कैटेगरी में जनरली। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली मेटल कैसे हो गए, सॉलिड हो गए। ठीक, इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट। ये देखिए, अब एक मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उसके अंदर है पहला मेलिएबिलिटी। देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मतलब क्या हुआ, मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर उसको पीटा जाए, पीट कर एक शीट्स के फॉर्मेट में बना लिया जाए, जैसे चादरें बना लेते हैं, मेटल की चादर, टिन शेड वगैरह लगी होती है, वो सब आप देख पाते हो। तो वो सब मेलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से ही ये इसको आप शीट्स में कन्वर्ट कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी इसकी कहलाएगी आपकी मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको एक और प्रॉपर्टी मिल जाएगी, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में आप देख पाओगे तो किस तरह से होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या हुआ कि एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इसको आप थिन, एक तरह से तार के फॉर्मेट में बना लो। तार जो होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, इस तरह का अगर आप इसको बना पाओ तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी डक्टिलिटी। राइट, आ जाओ अब उसके बाद आगे नेक्स्ट पे आ जाओ आप। ये दो प्रॉपर्टी हमने कवर कर लिए, अभी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब है सोनोरियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरियस। सोनोरियस का मीनिंग क्या है, जब मेटल को पीटने पर वो आवाज करे, मेटल को पीटने पे वो आवाज करे तो हम कहते हैं मेटल्स आर सोनोरियस। ठीक है, तो अभी जनरली हमने जो क्लास एट्थ के हिसाब से जितना हमने देखा है वो क्या है कि मेटल्स आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। मतलब क्या हुआ, हार्ड है मतलब सॉलिड है, एक तरह से ठोस है,
लस्ट्रस है मतलब चमकदार है, मेलिएबल है मतलब उसकी शीट्स बनाई जा सकती है, डक्टाइल है इट मीन्स उसके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, सोनोरियस है मतलब पीटने पर वो आवाज करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, मतलब लाइट को और हीट को आगे पास कर सकता है इजीली, ठीक है। तो एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे मेटल्स के एग्जांपल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से ये सारे के सारे मेटल्स की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड है। इसके बाद आप आ जाओ एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के अंदर तो जो जो मेटल नहीं हो सब नॉन मेटल ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपके पास है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में है। जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, तो ये सॉलिड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और स्पेशल मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शंस भी आप कह सकते हो मेटल्स की कैटेगरी में। तो ये सॉफ्ट है, ये आसानी से चाकू से, नाइफ से आप कट भी कर सकते हो। एक मरकरी एक ऐसा मेटल है जो जनरली रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे कि मेटल्स किस कैटेगरी में है, सॉलिड की कैटेगरी में है, लेकिन मरकरी कैसा है, मरकरी है एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर आपको मिलेगा किस कैटेगरी में, लिक्विड की कैटेगरी में। दीज आर एक्सेप्शंस, ओके। तो ये भी आपको, आप चाहो तो इसको नोट्स को बना सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ये मैंने इसमें हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ तो देखो कुछ रिएक्शंस आपको दी गई हैं, ये रिएक्शंस के बेस पे एक्टिविटी है, देखो आप ये एक्टिविटी 4.3, इसमें क्या है, आपने एक थोड़ा सा जंग का नाम सुना होगा, जंग जो एक आयरन के ऊपर लग जाता है जब आप उसको हवा में खुला छोड़ देते हो, तो पानी और एयर दोनों मिलकर इसमें जंग का फॉर्मेशन कर देती है। तो आप उस जंग को अगर इकट्ठा कर पाओ तो एक थोड़ा सा जंग लेकर उसको आपने, देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, जंग को आपको इकट्ठा करना है एक पानी, और उसको थोड़े से पानी के अंदर उसको डिसॉल्व करना है। आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो जंग है जो नीचे बैठ जाएगा। अभी क्या है, इस जंग का जो पानी है उसको आप एक लिटमस पेपर से टेस्ट करो कि ये जो पानी, जो उसका सॉल्यूशन बना है पानी के अंदर जब आपने जंग को घोला है, तो ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका आप पता लग, आप ये घर पर भी करके देख सकते हो और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा आपको क्या आपको मिला वहां पर। सिमिलरली आप देखो जैसे हम एक आयरन के ऊपर हम देखते हैं कि जंग लग जाता है, तो क्या कॉपर के ऊपर भी जंग लग जाता है? कभी आपने देखा होगा कि कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, अगर आप लंबे समय तक काम में ना लो उनको और यूज्ड किए हुए बर्तन है, तो उनके ऊपर कभी कभी कुछ ग्रीनिश अपीयरेंस आ जाती है। वो जो ग्रीनिश कोटिंग है वो होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CuOH का होल ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट है CuCO3। तो उसके लिए एक रिएक्शन है, देखो जब कॉपर वाटर के साथ H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये सब नेचर के अंदर होती है, तो इनके साथ जब फॉर्मेशन करेगा तो बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, करेक्ट। मॉइस्ट एयर मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर, करेक्ट। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसके बाद एक और आपको एक्टिविटी दी गई है, दैट इज, अभी बता देता हूं आपको। देखो हम सल्फर की एक एक्टिविटी और करेंगे। सल्फर की एक्टिविटी में क्या है कि आपने थोड़ा सा सल्फर लेना है, और एक अगर हो सके तो एक मेटल का स्पून या फिर मेटल का एक बोतल कैप के अंदर भी आप सल्फर को ले सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद सल्फर क्या करना, बर्न करना स्टार्ट कर देगा। वो बर्न जब करने लग जाता है सल्फर, तो आप देखते हो कि उसमें से गैस निकलेगी। तो इस गैस को हमें क्या करना है, इस गैस को हमें करना है तो एक जार के अंदर इकट्ठा करना है, ठीक। वो जार के अंदर जब आप इकट्ठा करोगे तो आप इसके बाद अब इसका चेक करोगे लिटमस पेपर से कि लिटमस पेपर जो है वो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है या रेड ही रहेगा, ठीक है। इस तरह का हम देखते हैं। तो इस रिएक्शन से आप क्या देख पा रहे हो कि भाई सल्फर जब एयर की प्रेजेंस में आएगा तो वो एसिडिक बनेगा या बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। अब देखो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मतलब क्या हुआ कि जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और जो
ये सल्फर डाइऑक्साइड है इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। और जब इस आप ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जो आप ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपने बनाया है, जो ये फॉर्मेशन हुआ है, अगर इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और इस सल्फ्यूरस एसिड के लिए एक रिएक्शन है, देखो आपके पास लिखी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O, एंड देन उसके बाद फॉर्मेशन होगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। करेक्ट। अब इसके बाद आप आ जाओ, तो सल्फ्यूरस एसिड जो है वो टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, कहने का मतलब हुआ कि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और बेस उसका उल्टा हो जाएगा, बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी ये एक्टिविटी जो हमने की है सल्फर वाली, इससे हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, वो नेचर में होते हैं एसिडिक, और जबकि ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल के, वो होते हैं बेसिक। क्लियर हुआ? तो दो बातें बताई, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। करेक्ट। इसी तरह से अब आप देखो, एक और एक्टिविटी आपके सिलेबस में दी गई है, दिस इज तो आप इसको कह सकते हो कि सोडियम मेटल, जैसा कि हमको पता है कि वेरी रिएक्टिव होता है, आप इसको एयर में खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आप इसको खुला छोड़ोगे तो तुरंत ये आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैरोसिन में, पेट्रोलियम्स के अंदर डुबो के रखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली पोटेशियम भी ऐसा ही होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। एक फास्फोरस भी है, वो भी काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो इसको एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमें बचाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ, इसमें एक आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए गए हैं, उनकी रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट का क्या मीनिंग है? डाइल्यूट का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जिसमें पानी मिला हुआ, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी हो। जैसे एक चम्मच नींबू का रस लो, उसके अंदर जो तीखापन है, खट्टापन है, वो थोड़ा ज़्यादा है। अब उसी एक चम्मच रस को जब आप नींबू लेमन जूस को आप डाल दोगे एक गिलास पानी में, तो उसका खट्टापन थोड़ा कम हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये डाइल्यूटेड है। जब वो पानी के अंदर मिला हुआ है तो हम कहेंगे डाइल्यूटेड है, और जब वो प्योर है, जब वो पानी में नहीं मिला हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो कंसनट्रेटेड है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड होने की वजह से उसके अंदर H+ आयंस की मात्रा अधिक होगी, ज़्यादा होगी। कब? एसिड में। ठीक है, जब कंसेंट्रेटेड होगा तो उसके अंदर H+ आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी। क्वांटिटी ऑफ H+ आयंस इज मोर इन कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, हाँ, ओके। अब आप देखो, इसके बाद रिएक्शन विद एसिड। अब एक जनरल फॉर्मूला है, एक चीज़ हमेशा याद रखोगे आप, कि जब भी आप एसिड की रिएक्शन कराओगे मेटल्स के साथ, मतलब मेटल प्लस एसिड जब भी बनेगा, तो आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक गैस इवॉल्व होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। हमेशा एक गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल को हम रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, तो एक गैस इवॉल्व होती है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब देखो, इसके बाद कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, नॉन मेटल्स जनरली डोंट रिएक्ट विद एसिड्स। तो मतलब नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये जितने भी तेजाब वगैरह ये जो एसिड्स आते हैं, ये कभी भी यू कैन से कि एक मेटेलिक कंटेनर के अंदर नहीं आते हैं, या तो वो ग्लास बॉटल के अंदर आते हैं, कांच की बॉटल के अंदर आते हैं, फिर प्लास्टिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जनरली कांच की बोतलों में ही आते हैं, क्योंकि प्लास्टिक से भी रिएक्ट करके उसको वो गला देता है। ठीक है, अब आप देखो, इसके बाद जो आपने ये रिएक्शन की है, मेटल को जब आपने एसिड पे डाला है तो एक गैस निकली है हाइड्रोजन, जो कि क्या है, एक फ्लेमेबल है। क्या है? इनफ्लेमेबल गैस है, जो एक पॉप साउंड क्रिएट करती है। ठीक है ना, तो ये भी हमको पता है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ से, एक आपके टॉपिक आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मीनिंग है? डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह को, एक एलिमेंट को हटाकर दूसरे एलिमेंट का उसकी जगह पर लग जाना। मतलब क्या है कि जैसे आपने एक एक्टिविटी दिखाई गई है इस बुक में आपकी में, देखो इसमें 5 बीकर लिए गए हैं, ए बी सी डी ई। इन पांचों में आपने 50-50 ml वाटर डाला है और इन पांचों के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन डाला है। मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और जिंक ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स मतलब दाने होते हैं, वो उसके अंदर डाले हैं। सेकंड के अंदर आपने डाला है कॉपर सल्फेट और आयरन की एक कील, नेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। फोर्थ है आयरन सल्फेट और कॉपर और फिफ्थ है जिंक सल्फेट और आयरन, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि 5 हमने ये जो बीकर लिया है, कुछ समय के लिए इसको हम ऐसे कैसे रहने देते हैं। इनमें पानी के साथ हमने सॉल्यूशन डाले हैं, तो हम थोड़े टाइम के बाद क्या देखते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है कि कॉपर, जो ये आपका ये जो फर्स्ट वाला बीकर है ये वाला, इसके अंदर आप देखोगे कि आपने डाला था कॉपर सल्फेट और जिंक, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर अलग हो गया है और सॉल्यूशन बन गया है जिंक सल्फेट का, ठीक है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट प्लस आयरन वाले के अंदर जो सॉल्यूशन बन गया है दैट इज ऑफ आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया है। और जबकि जो बाकी के 3 है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर जो है दैट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड आयरन। मतलब आयरन और जिंक से उसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। क्लियर है? तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से प्लेस की जा सकती है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, सब जानते हैं, और जिंक है, जिंक के दाने डाले हुए हैं, तो इससे बन जाएगा जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस है, और कॉपर आपका रेड कलर में बच जाएगा जो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो, देखो ये ऑलमोस्ट मोटा मोटा आपका चैप्टर के अंदर सारे ये जो प्रॉपर्टीज है ये सारी कवर हो गई हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ तो आप देखोगे कुछ यूजेस दिए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज क्या है, तो ये तो आप डेली लाइफ में देखते ही हो। देखो गिवन है, नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। मतलब ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और नॉन मेटल्स इसके अलावा है फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा है वाटर प्योरिफिकेशन में, जैसे क्लोरीन वगैरह नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये सब वाटर प्योरिफिकेशन के काम में आते हैं। इसके बाद नॉन मेटल्स यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स। मतलब आपने देखा होगा टिंचर आयोडीन है या ये डिटॉल वगैरह है, ये सब एंटीसेप्टिक होते हैं, ये भी सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। इसके अलावा नॉन मेटल्स जो काम में आते हैं वो है क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब पटाखे जो दिवाली पे आप जलाते हो, वो सब में भी नॉन मेटल्स काम में आते हैं। तो गाइज इस तरह से हमने ये देखा, पूरा चैप्टर आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। एक बार थोड़ा समरी की ओर प्रोसीड करते हैं, समरी क्या बताती है इसमें। तो समरी के अंदर आप देखोगे मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर एज नॉन मेटल्स हैव नॉन लस्टर। मतलब क्या हुआ, मेटल्स के ऊपर चमक होती है, दूर से देखने में चमकते हैं। जैसे आपके किचन के अंदर यूटेंसिल्स बर्तन आप देखोगे स्टील के होते हैं, सबके सब चमक रहे हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स में प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब चमकते नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल का मीनिंग आपको बताया, उसकी शीट्स बना सकते हो आप, थिन शीट्स बना सकते हो। डक्टाइल मतलब उसको वायर की फॉर्म में ला सकते हो, तो उसके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं तो मेटल्स को, जबकि ये पॉसिबल नहीं है किसमें, ये नॉन मेटल्स में आपके पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ। तो नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे सुचालक होते हैं, हिंदी मीडियम में अगर बोला जाए इसको तो सुचालक होते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, तो ये बैड कंडक्टर, ये एक करके पुअर कंडक्टर, ठीक है। ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। तो आपने एक मैग्नीशियम रिबन का भी एक एग्जाम्पल किया होगा, मैग्नीशियम को जब जलाया हमने
तो उससे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो। ठीक है। और वो हमेशा कैसे होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, और जबकि नॉन मेटल होता है जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो क्या मतलब हुआ, मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा जो बेसिक होगा नेचर में। ठीक है। और जो नॉन मेटल है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और वो होगा एसिडिक इन नेचर। करेक्ट। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप। देन नेक्स्ट है, सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब हुआ कि कुछ मेटल्स होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल का ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उसके साथ रिएक्शन करते ही नहीं है वाटर के साथ। ठीक है। करेक्ट। नेक्स्ट है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये एक दूसरी बात हो गई। अब देखो, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड, और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल चाहे वाटर के साथ रिएक्ट करे चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे बनेगी हर बार हाइड्रोजन गैस। करेक्ट। और नॉन मेटल्स तो डोंट रिएक्ट विद एसिड। करेक्ट। नेक्स्ट है, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करने पर भी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट इज, some more reactive metals displace less reactive metals from their compound in aqueous solution। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये, जैसे अभी आपने एक एक्टिविटी में देखा था जिसमें हमने 5 बीकर लिए थे, उसमें कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने। कॉपर सल्फेट के लिए क्या बन गया था, जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि मोस्ट मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। करेक्ट। नेक्स्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अब मेटल नॉन मेटल तो आप देखते हो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्रोकरी आइटम, जितने भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। और मेटल्स में आपको पता है यूटेंसिल्स हो गए हमारे। ठीक है। और इसके अलावा अलमीरा वगैरह हो गई, आयरन अलमीरा हो गई, ये सब मेटल्स की कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने चारों ओर आसानी से देख सकते हो। तो गाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा चाहो तो एक बार कीवर्ड्स को भी देख सकते हो। ये कीवर्ड्स में आपके पास देखिए, फर्स्ट इज, बता देता हूँ एक सेकेंड, देखो, फर्स्ट वन इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any matter, or you can say smallest unit of any matter। तो एटम तो सबसे छोटी यूनिट हो गई। ठीक है। कंडक्टर आपको पता है जो इजीली हीट को या लाइट को अपने अंदर से पास होने दे, दैट इज कंडक्टर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देख ही लिया कॉपर सल्फेट और जिंक का भी। तो जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है आपको पता है, डक्टिलिटी में क्या है, हम थिन शीट्स बना सकते हैं। एलिमेंट नेचर में जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। हार्डनेस, तो मेटल जितने भी सारे हार्डनेस है सबके अंदर। ठीक है। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी के अंदर हम बनाते हैं वायर्स। जब मेटल्स को वायर की शेप दे देते हैं तो थिन वायर्स की शेप में बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये मेलिएबल है। मेटल्स तो लस्चरस होते हैं, हार्डनेस होती है। ठीक है। कंडक्टर होते हैं। मेटेलॉइड्स, जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों हैं वो मेटेलॉइड्स हो गए। नॉन मेटल्स जो मेटल नहीं है वो हो गए। सोनोरियस, सोनोरियस का मीनिंग क्या बताया था कि जब मेटल को या ऐसे मटेरियल जो पीटने पर आवाज़ करे, जो साउंड क्रिएट करता है, ठीक है, दोज आर नोन एज सोनोरियस। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, सॉरी मेटल की प्रॉपर्टी है ये सोनोरियस होना। तो गाइज ये चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे।